वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 6 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड पोजीशन इन द राइबोज। अब इस स्लाइड में बोला गया आरएनए में जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो राइबोज शुगर होती है और उस राइबोज शुगर में जो सेकेंड पोजीशन होती है उस पे एक एडिशनल ओएच ग्रुप मिलता है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें डीएनए से तो इसको स्ट्रक्चर की मदद से समझते हैं। तो यह है आरएनए। ठीक है, आरएनए में क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा और न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, राइबोज शुगर। ऐसे तो इसमें नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4। अब यहां पे क्या है, एक OH होगा और यहां पे भी क्या होगा, एक OH ग्रुप होगा। यह है आरएनए की बात। अब डीएनए की बात कर लेते हैं। तो डीएनए में ये जो राइबोज शुगर है इसमें यहां पे H मिलेगा, OH नहीं मिलेगा, यहां पे H मिलेगा। 1 2 3 4 सेकेंड पोजीशन पे H मिलेगा और थर्ड पे तो OH मिलेगा ही। तो लाइन में बोला गया ना कि आरएनए में जो राइबोज होते हैं उस राइबोज में एक एडिशनल OH ग्रुप मिलता है। एक OH ग्रुप तो ये है ही, दूसरा OH ग्रुप भी मिलता है, मतलब एडिशनल OH ग्रुप मिलता है अगर हम कंपेयर करें डीएनए से। तो डीएनए में क्या है, सिर्फ एक ही OH ग्रुप मिलता है। यहां पे OH थोड़ा ना, यहां पे तो सिर्फ H है। और इसीलिए ये हमने वैसे पहले भी पढ़ लिया था कि इसीलिए डीएनए को क्या बोला जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी मतलब, डी मतलब निकल जाना, ऑक्सी किसका, ऑक्सीजन का। तो यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया है ना, यहां पे ऑक्सीजन निकल गया तो इसलिए इसको बोला जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थायामीन, 5-methyl यूरेसिल, अनदर केमिकल नेम फॉर थायामीन। तो यहां पे बताया गया कि जो आरएनए होता है, आरएनए में थायामीन की जगह पे क्या मिलता है, यूरेसिल। ठीक है ना, आरएनए में थायामीन की जगह पे क्या मिलता है, यूरेसिल। और थायामीन का जो केमिकल नेम है वो क्या है, 5-methyl यूरेसिल। ठीक है, ये यूरेसिल और थायामीन क्या है, ये हमने वैसे पहले पढ़ लिया था। ये क्या है, ये है नाइट्रोजनस बेसिस। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869। तो देखिए, फ्रेडरिक मिशर पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए जो कि एक एसिडिक सब्सटेंस है उसको न्यूक्लियस में आइडेंटिफाई किया था। ठीक है ना, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर मिलता है डीएनए। तो फ्रेडरिक मिशर ने पहली बार डीएनए जो कि एक एसिडिक सब्सटेंस है उसको आइडेंटिफाई किया था न्यूक्लियस के अंदर। अब यहां पे मेन चीज क्या है, यहां पे मेन चीज है कि डीएनए एसिडिक क्यों होता है। ठीक है ना, ये हमें समझना है कि जो डीएनए होता है वो एसिडिक क्यों होता है। ठीक, देखिए जो डीएनए होता है, डीएनए में मिलता है फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप H+ आयन को रिलीज करता है, मतलब प्रोटॉन्स को रिलीज करता है। तो जो भी सब्सटेंस प्रोटॉन को रिलीज करता है उसे क्या बोलते हैं, एसिड। तो यहां पे क्या हो गया, डीएनए में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है, प्रोटॉन्स को रिलीज करता है। प्रोटॉन मतलब H+ आयन को रिलीज करता है, छोड़ देता है, इसलिए डीएनए को बोला जाता है एसिडिक सब्सटेंस। ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिन। तो जो फ्रेडरिक मिशर थे उन्होंने पहली बार जब डीएनए को आइडेंटिफाई किया था न्यूक्लियस के अंदर तो उन्होंने डीएनए को नाम दिया था न्यूक्लिन। However, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained elusive for a very long period of time. अब देखिए, फ्रेडरिक मिशर के टाइम पे कोई ऐसी टेक्निक या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी मदद से हम लॉन्ग पॉलीमर मतलब डीएनए को न्यूक्लियस से बाहर निकाल सकें और फिर उसका स्ट्रक्चर स्टडी कर सकें। इसलिए जो डीएनए का स्ट्रक्चर था वो लोगों के सामने लंबे टाइम तक नहीं आ पाया था, मतलब लोगों को यह नहीं पता था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशंस। It was only in 1953 that James Watson and Francis Crick, based on the X-ray diffraction data produced by Murik-Villikens and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA. तो देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन का मतलब होता क्या है। देखो, एक्सरे डिफ्रैक्शन एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल का एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता करते हैं। ठीक है,
तो यहां पे पहले दो साइंटिस्ट आए, म्यूरिक विलिकन्स एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिया, किसका, डीएनए का। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्ट ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिया, किसका, डीएनए का। तो इस डाटा के बेस पे दो साइंटिस्ट जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है, 1953 में डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए एक फेमस डबल हेलिक्स मॉडल दिया। अब ये डबल हेलिक्स का मतलब होता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, डबल मतलब होता है दो, और हेलिक्स का मतलब होता है स्पाइरल शेप, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो एक है, अगर मैं एक और ऐसे बना दूं तो ये क्या बन गया, ये बन गया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें एक हेलिक्स तो ये हो गया और दूसरा हेलिक्स ये हो गया, तो इसको बोला जाता है डबल हेलिक्स मॉडल। तो कहने की बात यह है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, डबल हेलिक्स का होता है, मतलब डीएनए इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो डबल हेलिक्स मॉडल दिया जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। One of the hallmarks of the proposition was base pairing between the two strands of polynucleotide chain। तो देखो ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था हमने, ऐसे। ठीक है, तो ये है क्या, ये चीज क्या है और ये चीज क्या है, ये दोनों की दोनों है क्या, ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में इस तरीके से अरेंज हो जाती है और इसी को बोला जाता है डीएनए। ठीक है, और डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, डबल हेलिकल। ठीक, अब यहां लाइन पे क्या बोला कि ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, इनके बीच में क्या होती है, बेस पेयरिंग। तो देखो हमने पढ़ा था ना, बेसेस होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, क्या होते हैं, बेसेस होते हैं, ATGC, है ना, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो जैसे एक ये निकला हुआ यहां से एक बेस, फिर एक बेस यहां से है, फिर एक बेस ये, एक बेस ये है, इस तरीके से यहां पे बेसेस निकले हुए रहते हैं। ठीक है, अब ये जो बेसेस हैं आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, जुड़ जाते हैं, तो एक बेस ये हो गया और दूसरा बेस ये हो गया। तो जब दो बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा, बेस पेयर, है ना, क्या बनेगा, बेस पेयर। तो जो डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डीएनए का जो डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होती है, बेस पेयरिंग। ठीक है, देखो जैसे इसमें ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, अब हमें पता है डीएनए में क्या होती है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। तो मान लो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है। ठीक है, तो इसमें ये बेसेस निकलेंगे। ठीक है, जैसे यहां निकले हुए बेसेस वैसे यहां भी निकलेंगे। ठीक, अब इन बेसेस के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो एक बेस ये है, एक बेस ये है। अगर इनके बीच में पेयरिंग हो गई तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बेस पेयर। ठीक है, ऐसे यहां पे बेस पेयर बना, ये बेस पेयर, ये बेस पेयर। तो जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में मिलती हैं तो वो कैसे मिलती हैं, वो मिलती हैं बेस पेयरिंग की हेल्प से, मतलब एक बेस और एक बेस यहां पे मिल जाएंगे और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को आपस में जोड़ देंगे। However, this proposition was also based on the observation of Erwin Chargaff that for a double-stranded DNA, the ratios between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equal one। देखिए एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये क्या है, ये हैं बेसेस, नाइट्रोजनस बेसेस। अब इन नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, जब दो बेसेस मिलते हैं तो क्या बनता है, बेस पेयर। तो देखो कैसे बनता है यहां पे। ठीक है, जो ए होता है मतलब एडेनिन होता है, वो थायमिन के साथ मिलता है, और एडेनिन और थायमिन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और कितने होते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ऐसी जो जी होता है वो सी के साथ मिलता है, और उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो होते हैं तीन, 1 2 3। ठीक है, अब इसको ऐसा समझते हैं, यहां पे एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, मतलब ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में कैसे मिलेंगी, जब जो बेसेस हैं वो पेयर बनाएंगे। तो मान लो यहां पे है ए और यहां पे है टी, यहां पे जी, यहां पे है सी। ठीक है,
ऐसी मान लो यहां पे C है तो यहां पे क्या होगा G, यहां पे है T तो यहां पे क्या होगा A। मतलब जो एडेनिन है, मतलब जो A है वो हमेशा T के साथ मिलेगा और जो G है वो हमेशा C के साथ मिलेगा। तो इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें भी क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है बेस पेयर्स। ठीक है, इन्हीं बेस पेयर्स की मदद से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में मिलती हैं। अब यहां पे क्या बोला गया, यहां पे देखिए क्या है, यहां पे एरविन चारगाफ एक साइंटिस्ट है जिसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें दो स्ट्रैंड रहते हैं ये वाले ऐसे, इसमें क्या होता है, जो एडेनिन और थाइमिन का रेशो है और ग्वानिन और साइटोसाइन का जो रेशो है वो कांस्टेंट होगा। मतलब जितने ए होंगे उतने ही टी होंगे, जितने जी होंगे उतने ही सी होंगे। ठीक है ना, ये बराबर होंगे। द बेस पेयरिंग कॉन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब बेस पेयरिंग की वजह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी आती है यहां पे, और उस यूनिक प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब एक ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और एक दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये एक दूसरे की क्या होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री। इसको समझते हैं अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, एंड देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस in one strand is known, then the sequence in other strand can be predicted। आप समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता क्या है। इसमें यहां पे A है तो इसमें क्या होगा T, यहां पे क्या है G तो यहां पे क्या होगा C। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब A T के साथ मिलेगा, G C के साथ मिलेगा, ये हमेशा होगा। कहीं पे भी A होगा तो उसके सामने क्या होगा T, कहीं पे भी G होगा तो उसके सामने क्या होगा C। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब उसने आगे क्या बोला कि मान लो अगर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उसमें आपको जो बेसेस हैं उनका सीक्वेंस पता है। मान लो यहां पे क्या है A G, फिर यहां पे C, फिर यहां पे T है। तो जो दूसरा स्ट्रैंड होगा, मतलब जो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी जो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलेगी, उसके बेसिस के सीक्वेंस को हम पता लगा सकते हैं। तो जैसे एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, अब देखो यहां पे A है तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे होगा T, यहां G है तो यहां क्या होगा C, यहां C है तो फिर क्या होगा G, यहां T है तो क्या होगा यहां A। तो हमने क्या किया, हमने एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ली, उसके हमें बेस के सीक्वेंस पता थे कि A यहां पे G है, फिर C है, फिर T है। तो इसकी मदद से हमने क्या किया, दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बेस के सीक्वेंसेस को पता कर लिया, और इसी को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम ए डीएनए, लेट अस कॉल इट एज पेरेंटल डीएनए, एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ ए न्यू स्ट्रैंड। द टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लेट अस कॉल देम एज डॉटर डीएनए, thus produced would be identical to the parental डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, इस लाइन को समझते हैं। देखिए यहां पे एक डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए को मैंने नाम दिया पेरेंटल डीएनए। ठीक, अब मान लो इसके में ये बेसिस हैं, इसमें ये है ए, तो यहां पे क्या होगा टी, यहां पे जी, तो यहां पे क्या होगा सी, इनके बीच में बॉन्ड होंगे। ठीक है, ऐसे यहां पे क्या है ए, तो यहां पे हो गया टी, फिर यहां पे सी है तो यहां क्या होगा जी। ठीक है, ये क्या है, इनके बेस पेयर्स हैं। अब इसको पेरेंटल डीएनए क्यों बोला, क्योंकि इस डीएनए के कॉपी से दो नए डीएनए बनेंगे। ठीक है ना, ये पेरेंटल डीएनए, तो इससे दो नए डीएनए बनेंगे। तो इन दोनों नए डीएनए को क्या बोलेंगे, डॉटर डीएनए। ठीक, तो इस लाइन में उसने बोला कि जो पेरेंटल डीएनए है, उस पेरेंटल डीएनए से जब दो नए डॉटर डीएनए बनेंगे, तो जो दोनों नए डॉटर डीएनए हैं वो सेम टू सेम होंगे पेरेंटल डीएनए की तरह। ठीक है, अब ऐसा कैसे होगा उसको देखते हैं। अच्छा, डीएनए से जब नया डीएनए बनता है उसे बोलते हैं रिप्लिकेशन या डीएनए रिप्लिकेशन।
तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एक एंजाइम आता है जिसे बोलते हैं हेलिकेज। ठीक है, ये हेलिकेज क्या करेगा, डीएनए का जो ये हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसे तोड़ देगा। ठीक है, जो बॉन्ड है ना बीच में, इनको क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक ये और एक ये क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, अलग अलग हुई। अब यहां पे बेस तो वही रहेंगे, ए यहां पे, फिर जी था, फिर ए था, फिर सी था। ठीक है, यहां पे क्या था, टी, सी, टी और जी। ठीक, ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अलग अलग हुई। अब यहां पे एक एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज, ये सब आगे भी पढ़ना है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम आता है, वो क्या करता है, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को स्टडी करता है और फिर इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से एक नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देता है बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये है वो स्ट्रैंड, तो ए जी ए सी। अब डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना दी। तो कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस पे क्या होगा, यहां पे ए है तो यहां पे टी आ जाएगा, फिर यहां पे सी आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा। तो एक ये नया डीएनए बन गया। ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो एक ये नया डीएनए बन गया। ठीक, अब अगर आप इस डीएनए के सीक्वेंस को देखो, यहां पे क्या है, ए टी, फिर क्या है, जी सी, फिर ए टी, फिर सी जी, और ऊपर वाले में देखो पेरेंटल डीएनए में, तो यहां क्या है, ए टी जी सी, फिर ए टी सी जी। तो ये था डॉटर डीएनए और ये था पेरेंटल डीएनए। तो दोनों में क्या है, जो सीक्वेंस है बेसिस के, वो क्या है, सेम। तो यही चीज लाइन में लिखी कि जो पेरेंटल डीएनए होता है, जब उससे दो नए डॉटर डीएनए बनते हैं, तो जो डॉटर डीएनए में होते हैं वो सेम होते हैं पेरेंटल डीएनए की तरह, मतलब अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। सेम ऐसी इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से भी जब नया डीएनए बनेगा तो वो, उसे हम क्या बोलेंगे, डॉटर डीएनए, और वो डॉटर डीएनए भी पेरेंटल डीएनए के तरह ही होगा, सेम होगा। ठीक, बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इंप्लीकेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। तो देखो, इसी कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस पे जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक क्लियर हो चुका था कि कौन सा बेस जो है किस बेस के साथ मिलेगा, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, जैसे ए टी के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, जी सी के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। तो इस तरीके से जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक क्लियर हो चुका था। द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर एज फॉलोज। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं या कुछ फीचर्स हैं, उनको हमें यहां पे देखना है। तो पहला क्या है, इट इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसमें ऑब्वियसली कितनी चेन है, उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तो दूसरी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट। और ये हमने पढ़ लिया था कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसकी जो बैकबोन होती है वो किसकी बनी होती है, शुगर और फॉस्फेट की। एंड द बेसिस प्रोजेक्टेड इनसाइड, और जो बेसिस होते हैं वो अंदर की तरफ को प्रोजेक्ट हुए रहते हैं, मतलब ऐसे निकले रहते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अब जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं उनकी क्या होती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। इसको समझते हैं। इट मींस इफ वन चेन हैव द पोलैरिटी 5' to 3', द अदर हैज 3' to 5'। तो ये 3' 5' क्या है, ये तो हमने सेकेंड वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहां पे बताया गया है कि जो 2 चेन होती है उनकी एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। मतलब जैसे एक ये चेन है, ये वाली, तो इसमें जैसे ये वाला एंड है 3', ठीक है, और इसी चेन का जो दूसरा एंड है वो क्या होगा, 5'। तो जो दूसरी चेन होगी, दूसरी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें यहां पे क्या होगा, 5' और यहां पे होगा 3', है ना। यहां पे क्या हो गया, एंटी पैरेलल पोलैरिटी हो गई। यहां पे क्या है, 3' पहले चेन में, और दूसरे चेन में ऊपर क्या है, 5'। इसी तरीके से नीचे क्या है, एक चेन में नीचे क्या है, 3', तो दूसरी चेन में नीचे क्या है, 5'। तो इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी। द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर्स। तो ये भी हमें पता है कि जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं,
उनके बीच में जो बेसेस होते हैं वो पेयर बनाते हैं, और वो पेयर कैसे बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। मतलब ए टी के बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। जी सी के बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमीन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड। तो जो एडेनिन है वो थायमीन के साथ क्या बनाएगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो कौन से होने चाहिए? अपोजिट स्ट्रैंड के। ठीक है ना, ऐसे। ये तो क्लियर ही है, ऐसे करके हो गया। तो ए यहां पे, तो इसके सामने टी होना चाहिए। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा? 2 बॉन्ड बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड वाइस वर्सा। इसी तरीके से यहां पे अगर टी है और यहां ए है तो इनके बीच में भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। सिमिलरली ग्वानिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से जो ग्वानिन है, ठीक है, जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3। ठीक है, तो कितने बनेंगे? यहां पे 3 बनेंगे। एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू ए पायरिमिडीन। और इसी तरीके से क्या होगा? प्यूरिन के आगे हमेशा क्या आएगा? पायरिमिडीन आएगा। ठीक है, प्यूरिन में क्या आते हैं? प्यूरिन्स में आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, और पायरिमिडीन में क्या आते हैं? पायरिमिडीन में आते हैं साइटोसिन, यूरैसिल और थायमीन। ठीक है, तो ए जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है? टी के साथ। मतलब प्यूरिन जो है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा? पायरिमिडीन के साथ। इसी तरीके से जो ग्वानिन है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा? साइटोसिन के साथ। मतलब जो प्यूरिन है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा? पायरिमिडीन के साथ। तो ऑलवेज प्यूरिन के सामने क्या आएगा? पायरिमिडीन। दिस जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स। तो इस बेस पेयरिंग की वजह से क्या होगा? जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, जो 2 स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच में क्या होगा? जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। ठीक है, इसको फिगर में देखते हैं एक बार 6.2 में। तो यहां पे दिखाया गया है डीएनए का स्ट्रक्चर। एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसमें आप देख पा रहे हैं ए टी के साथ डबल बॉन्ड और जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड। कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, अब उसने ये बोला था कि इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस है वो हर जगह पे क्या होगा? सेम। ठीक है, ये यहां पे बताया गया। द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। और जो दोनों चेन्स होती है, दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं वो कॉइल्ड हो जाती है, घूम जाती है राइट हैंडेड फैशन में। मतलब इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। अब पिच क्या होती है? ठीक है, उसे देखते हैं। तो देखो, एक जो टर्न होता है यहां से लेके यहां तक, ये जो टर्न होता है इसे बोलते हैं पिच। और इस पिच की लेंथ कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। तो ये जो टर्न है, मतलब ये जो पिच है, इस पिच में अप्रोक्सीमेटली कितने बेस पेयर होंगे? 10 बेस पेयर। ठीक, कॉन्सिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। अब जो 2 बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है? जैसे एक ये बेस पेयर है और एक ये बेस पेयर है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। तो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के ऊपर स्टैक हुआ रहता है। मतलब जैसे एक ये बेस पेयर है तो इसके ऊपर ये दूसरा बेस पेयर, फिर ये बेस पेयर, फिर ये बेस पेयर, मतलब एक के ऊपर एक बेस पेयर मिलते रहेंगे। दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स कॉन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो देखो, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो बेसेस रहते हैं उनके बीच में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की वजह से जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, द प्रपोजिशन ऑफ ए डबल हेलिक स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इंप्लीकेशन बिकम रिवॉल्यूशनरी। तो देखिए, जब डीएनए का डबल हेलिक स्ट्रक्चर आया उसकी वजह से जो डीएनए है उसको समझना काफी ज्यादा
आसान हो गया था, क्योंकि डीएनए की जो जेनेटिक इंप्लीकेशंस थी वो पहले समझ में नहीं आती थी। पर जैसे ही डबल हेलिक स्ट्रक्चर आया, उसकी वजह से डीएनए के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था। वेरी सून फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डॉगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब ये जो सेंट्रल डॉगमा है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। सेंट्रल डॉगमा को किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने। विच स्टेट दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। तो फ्रांसिस क्रिक ने क्या दिया? सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा बताता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो फ्लो होती है या ट्रांसफर होती है, कहां से? डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन में, ठीक है। इसको समझते हैं, देखिए ये है सेंट्रल डॉगमा। अब यहां पे कुछ प्रोसेस दी गई है। अगर डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे बोलते हैं रिप्लिकेशन, ठीक है। अगर डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये एमआरएनए क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ये समझना है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये जो तीनों की तीनों प्रोसेस हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे चैप्टर में हमें इन्हीं तीन प्रोसेस को पढ़ना है। इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम टू द प्रोसेस? तो देखिए कुछ वायरसेस में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो रिवर्स डायरेक्शन में जाती है। रिवर्स डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि उसमें क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। पर कुछ वायरसेस में क्या होता है, आरएनए से डीएनए बन जाता है, ठीक है। तो जब डीएनए से आरएनए बन रहा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। पर जब उल्टा हो जाएगा, मतलब आरएनए से डीएनए बनने लगेगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ये किस में होता है? एचआईवी वायरस में, जिससे क्या होता है? एड्स, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बाय बाय।